कैसी परेशानी? तुम्हें याद है कि जब हम दिलीप और इसके साथियों से बचकर भागे थे तो हमें दरख्तों के एक झुंड में एक शख्स अपनी गाड़ी में मुर्दा हालत में मिला था। सोनिया ने इससे पूछा। हाँ, इस शख्स के बारे में बाद में हमें पता चला था कि वह हैदराबाद का कोई नवाब है। इसे भी याद आया, फिर चौंका। क्या ये उसी नवाब की हवेली है? अभी कंफर्म नहीं, लेकिन वो शख्स जिसने हमें नवाब के बारे में इत्तला दी थी वो इस हवेली में मौजूद है। तुम्हारा मतलब है वो खेतों का रखवाला? मास को भी वो शख्स याद आया। उस रोज उन्होंने उस रखवाले से ही खाने पीने के सामान और कपड़े हासिल किए थे। अभी जो मुलाजिम हमें बुलाने आया था वो वही रखवाला था। सोनिया ने बम फोड़ा। लेकिन माज हैरत के बाइस महज इतना ही कह सका। इसे याद था कि इस शख्स को सोनिया ने बेहोशी की हालत में नदीबुद कर दिया था। जब तो कह रही हूँ कि मुर्दा जिंदा होकर वापस आ गया है। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, तुमने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया था कि वो मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जल्द या देर इसे याद आ जाएगा। ऐसे में वो कोई गड़बड़ भी कर सकता है। इसने अपने खदशात का इजहार किया। फिर माज ने मशवरा लेने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा। लाजमी बात है, हमें इसको खामोश रखने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। कैसे? इसने तीखी नज़रों से सोने की तरफ देखा तो वो जिसबिज सी हो गई। इसे लोगों को खामोश रखने का जो तरीका आता था, जानती थी कि माज इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। ऐसा करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। हमें यहाँ 2-4 दिन ही रहना है और इतने दिन इसकी ज़ुबानबंदी का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। श्योर? वो मुतज़ब्ज़ब थी। बिल्कुल। अब चलो उठो, बच्चे खाने पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नवाबी खून है, कहीं ताख़ीर पर बुरा ही ना मान जाए। वो बहुत पुरएतमाद था। इस बार सोने ने कुछ नहीं पूछा और इसके साथ कमरे से बाहर आ गई। एक मुलाजिम ने डाइनिंग रूम तक इनकी रहनुमाई कर दी। पुरतकल्लुफ़ खाना तकल्लुफ़ ज़दा माहौल में ही खाया गया। चंद एक रस्मी जुमलों से आगे गुफ्तगू भी नहीं हुई। अलबत्ता मास को खाना परोसने वाले मुलाजमीन के दरमियान मज़कूरा मुलाजिम को दोबारा देखने का मौका मिल गया। इस बार इसने भी इसे पहचान लिया। वो वाकई वही रखवाला था, लेकिन पहली सरसरी नज़र में वो इसलिए इसे शनाख्त नहीं कर सका था कि खालिस देहाती माहौल और लिबास से हटकर हवेली के मुनज़्ज़म माहौल में और मुलाजमीन की मखसूस वर्दी में इसकी शख्सियत खासी मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। खाने के बाद अपने शागिर्दों उबैद और मुनीज़ा से अगली सुबह के औकात कार तय करके वो दोनों अपने लिए मखसूस की गई ख्वाबगाह में वापस पलटे तो मास को मौका मिल गया। प्लीज़ आधे घंटे बाद हमारे कमरे में ग्रीन टी भिजवा देना। इसने इस शख्स के करीब से गुजरते हुए इसे हिदायत की। ओके सर। इसने सर को अदब से हल्का सा खम किया। क्या करने का इरादा है? कमरे में पहुंचकर सोनिया ने परेशानी से पूछा। बस देखती जाओ। कोई वाज़ेह जवाब देने के बजाय वो टीवी खोलकर बैठ गया और हल्की आवाज़ में खबरें देखने लगा। इसे गुफ्तगू पर आमादा न देखकर सोनिया ने शब ख्वाबी का लिबास निकाला और तब्दील करने चली गई। खबरों में अभी तक दिलीप और इसके साथियों के पुलिस के घेरे से निकलने वाले वाक़े की गूंज बाकी थी। सबसे ज़्यादा खिंचाई SSP BH ठाकुर की जा रही थी, जिसने यकीनी तस्दीक के बगैर ही एक न्यूज़ एंकर को इतने हसास कमांडो एक्शन की कवरेज की इजाज़त दे दी थी और मुबैना तौर पर वो एंकर ही सारी खराबी का सबब बना था। बहरहाल खबरें देखने में इसका वक्त आसानी से गुजर गया और ठीक आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। इसने बारूद लहजे में दस्तक का जवाब दिया और एक नज़र सोने की तरफ डाली। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने चेहरे पर नाइट क्रीम का मसाज कर रही थी। मुलाजिम खामोशी से अंदर आया और पूरे एहतमाम से लाई गई ग्रीन टी की ट्रे एक तपाई पर रख दी। माज ने इशारा किया तो केतली से कहवे को प्याली में उंडेल दिया। सारा कमरा ग्रीन टी और इलायची की मिलीजुली महक से भर गया। लेमन सर। यस ओनली 2 ड्रॉप्स। माज ने इसके इस्तफसार का संजीदगी से जवाब दिया और बगौर इसके हरकत व सिकनात का जायज़ा देने लगा। बज़ाहिर बहुत सलीके से एक तशरी में धरे लीमू के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर इसके हदायत पर अमल पैरा था, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज इसके आसाबी तनाव की चुगली खा रही थी। ये तनाव क्यों था? इस सवाल का एक ही जवाब था। सोनिया का खदशा दुरुस्त था। वो इसे शनाख्त कर चुका था। नाम क्या है तुम्हारा? माज यकदम ही अपनी जगह से उठा और ऐन इसके सर पर पहुंचकर इससे दरियाफ्त किया। भगवान दास सर। इसे माज के हरकत ने भौंकला दिया और गड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटते हुए ज़रा सा हकलाकर जवाब दिया। अब सोनिया भी अपने चेहरे का मसाज छोड़कर आईने में से इसे सबको गौर से देख रही थी। इस हवेली से पहले कहाँ मुलाजमत करते थे? माज ने इसे दरियाफ्त किया। कहीं नहीं जी, शुरू से इधर ही हूँ। इसकी बौखलाहट में इजाफा हुआ। लगता तो नहीं है। तुम्हारा लबो लेजा तो पंजाब वालों जैसा है। माज ने इसका घेराव किया। वो जी पैदाइश पंजाब की है, पर मुलाजमत शुरू से इधर ही कर रहा हूँ। इसने बात बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके लहजे की घबराहट इसकी कोशिश को नाकाम बना रही थी। मेरे ख्याल में जिस वक्त बेचारा नदी में डूबा, इसकी यादाश्त चली गई
और ये अपना सारा पिछला भूल गया है। ऐसा करते हम दोनों मिलकर इसे याद दिलाते हैं। माज ने सोने की तरफ रुक करके मायने खेज लहजे में कहा तो इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। मुझे रसोई में खानसामा की मदद करवाने जाना है। आप लोग कहवा पिए, मैं चलता हूँ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर बता दीजिएगा। वो वहाँ से फ़रार के लिए परतोलने लगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, ज़रा बैठो तो सही। माज ने इसके शानों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते हुए उसे सोफे की तरफ धकेला जिस पर कुछ देर कबल खुद बैठा हुआ था। इस मौका पर सोने भी हरकत में आई और फुर्ती से इस सोफे के अकब में जा खड़ी हुई। मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगा और नवाब साहब को यह भी बता दूंगा कि तुम इनके वालिद नवाब रुकनुद्दीन के कातिल हो। इस बार वो खुल गया और धमकी दी, हम तुम्हें इसकी मोहलत ही नहीं देंगे। माज ने चेहरे पर खौफनाक संजीदगी तारी कर उसे धमकी दी और ऐन इसके सामने आ खड़े होते हुए अपनी आंखें इसकी आंखों में डाल दी। मैं भगवान दास ने हड़बड़ाकर खड़े होने की सी कोशिश की। इस कोशिश को इसके अकब से खड़ी सोने ने शानों पर दबाव डालकर नाकाम बना दिया और आहिस्ता से गुर्राई, आराम से बैठो वरना आज भी तुम्हारी कनपटी पर उस रोज़ की तरह घूंसा मारकर तुम्हें बेहोश कर सकती हूँ। हो सकता है आज बेहोश होने के बाद तुम्हें दोबारा आंखें खोलना नसीब ना हो, इसलिए बेहतर है कि खुद को मुश्किल में डालने की बजाय आराम से बैठ जाओ। माज ने इसकी आंखों में आंखें डाले, गंभीर लहजे में से समझाया तो एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर मिन्नत भरे लहजे में बोला, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा आपके बारे में। ये बातें छोड़ो और ये बताओ कि उस रोज़ तुम जिंदा कैसे बच गए थे। माज ने इस बार निस्बतन नर्म लहजे में इससे सवाल किया। आंखें भी बदस्तूर इसकी आंखों पर जमी थी। किस्मत थी जी, बस दिन पूरे नहीं हुए थे, नदी में गिरते मुझे होश आ गया। हाथ पाँव हमारे भगवान की कृपा से एक किसान उधर आ निकला। इसने मुझे नदी में डुबकियाँ खाते देखा तो खुद भी नदी में छाल लगा दी। उसकी मदद से मैं बच पाया। इसका लबो लहजा पहले के मुकाबले में बहुत बदल चुका था, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं गुफ्तगू में पंजाबी अल्फाज इस्तेमाल कर ही डालता था। यहाँ कैसे आए? माज का इशारा इसकी मुलाजमत की तरफ था। नवाब रुकनुद्दीन की मैयत के साथ आया था। यहाँ का माहौल और मुलाजमिन के ठाट बाट देखे तो नवाब साहब से दरख्वास्त की कि मुझे भी यहाँ रख लें। वो बड़े मुरब्बत वाले आदमी हैं। मेरी बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि यहाँ का माहौल और अदब तहजीब सीखने के लिए मेहनत करना होगी। मैं जी जान से मार गया। आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना बदल चुका हूँ। मुझे नौकरी रास आ गई है। अब वो कदरे इत्मीनान से जवाब दे रहा था। सोनिया पीछे खड़ी सब सुनने के साथ साथ बगौर माज के अंदाज का जायज़ा ले रही थी। नवाब रुकनुद्दीन की लाश कहाँ से मिली थी? दरख्तों के एक झुंड से। वो तभी मौत मरे थे, फिर तुमने इनकी मौत का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाने की कोशिश क्यों की? नवाब साहब के दोनों कुत्तों को कत्ल किया गया, इनकी गाड़ी चोरी हो गई और वो मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़े पाए गए। यह नतीजा निकला कि लुटेरों ने इन पर हमला कर दिया था। वो बूढ़े दिल के मरीज़ थे, इन हालात को बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से मर गए। इसने बताया तो माज इस तहकीक पर दिल में अशश कर उठा। नताइज अक्स करते हुए किसी साइंसी तोजी की ज़रूरत ही नहीं महसूस की गई थी, वरना नवाब रुकनुद्दीन और कुत्तों की मौत के दरमियान कम अज़ कम 8-9 घंटों का फ़र्क था। नवाब साहिब की मौत के इतनी देर बाद मरने वाले कुत्तों की मौत को इनके दिल के दौरे का सबब करार देने वाला यकीनन कोई सुपर जीनियस ही था। इन कुत्तों को भी इन्होंने महज अपने बचाव के लिए हलाक करना पड़ा था। वो और सोने तो दरख्तों के इस झुंड में महज पनाह के लिए घुसे थे और कुत्तों ने अचानक ही इन पर हमला कर दिया था। नवाब रुकनुद्दीन की लाश उन्होंने कुत्तों से जान छुड़ाने के बाद दरियाफ्त की थी और गाड़ी भी इसलिए आराम से इस्तेमाल कर ली थी कि मुर्दा नवाब साहिब को इसकी एहतजाज न रही थी। जो हुआ इसे भूल जाओ और अब ये याद रखो कि नवाब साहिब की मौत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हम तुम्हें जानते ही नहीं। जी ठीक है, इसने मान लिया। मेरे साथ दोहराओ। माज ने ताकीदी लहजे में जोर दिया। मैं आप दोनों को नहीं जानता हूँ। मैंने आपको आज पहली बार देखा है और मुझे यही मालूम है कि आप मिस्टर और मिसिस डिसोजा हैं, जो उबैद बाबा और मुनीज़ा बीबी को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। वो बोलता जा रहा था और भगवान दास इसके अल्फाज को दोहराता जा रहा था। इसका लहजा कुछ खमारालूद था। सोनिया ने लहजे की इस तब्दीली और माज के अंदाज को बगौर देखा और इसे पहली बार इदराक हुआ कि वो भगवान दास पर तनवीनी अमल कर रहा है। वो अपनी जगह दंग रह गई। वो प्रोफेसर विक्टर को देखती रही थी, लेकिन इस तरह किसी को तनवीनी अमल करते हुए इसने पहली बार देखा था। माज ने भगवान दास को कुछ मजीद हदायत ज़ेहन नशीन करवाई, फिर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि दिल्ली से आए हुए वो 2 अफराद कहाँ हैं जिन्हें देवा नामी शख्स ने नवाब साहिब के पास भिजवाया है? मुझे ऐसे अफराद के बारे में कोई इल्म नहीं, इसने लाइल्मी का इजहार किया। अगर नवाब साहिब के किसी खुफिया तौर पर यहाँ रखे तो ऐसे अफराद को कहाँ रखा जाता है? इसने अपने सवाल की नोयत तब्दील की। अगर वो कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स है तो इसे पिछले मेहमान खाने में ठहराया जाता है और वहाँ ख़ास मुलाजमिन के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। और अगर वो कोई आम सा शख्स हो, इसे मालूम था कि आलम शाह और सरमद को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की फहरिस्त में नहीं रखा गया होगा, इसलिए बेचैनी से पूछा। मुझे ठीक से नहीं मालूम, बस दूसरे सुना है कि पाए बाग के साथ जो बुर्जी बनी है इसके नीचे तहखाने का रास्ता है। इस तहखाने में नवाब साहिब के कैदियों
और ऐसे नमकखोरों को रखा जाता है जिन्हें कानून या दुश्मनों से छुपाना हो। तुम कभी उस तरफ गए हो? नहीं, आम मुलाजमों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, इसने बताया। ओके, अब तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम से सो जाओ। सुबह से पहले तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ये अंदाज़ा हो जाने के बाद कि भगवान दास इसे मज़ीद कोई कारआमद मालूमात फराहम नहीं कर सकता, इसने इसे आखिर हिदायत दी और ख़ुद थका थका सा बिस्तर पर गिर गया। अमेजिंग, तुम्हारी इस सलाहियत का तो किसी को इल्म नहीं था। भगवान दास के कमरे से बाहर जाते ही अब तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती सोनिया ने तहसीन आमेज़ लहजे में अपनी हैरत का इजहार किया। वो जवाबन खामोश रहा। अब मैं समझी कि तुम प्रोफेसर विक्टर के काबू में क्यों नहीं आ सके। वो बेचारा जानता ही नहीं था कि वो जिसके जहन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो खुद एक माहिर फ़न है। वो कुछ पुरजोश सी थी। तुमने ये कहाँ से सीखा? ये हिप्नोटिज्म ही ना, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत अजीब है। प्रोफेसर विक्टर जब किसी को हिप्नोटाइज करता है तो पूरा माहौल बनाता है, खामोशी, नीम तारीक कमरा, कुछ आलात वगैरह, लेकिन तुमने तो इतनी आसानी से बगैर किसी एहतमाम के सब कर लिया, जैसे छुरी से केक काट रहे हो। माज की तरफ से कोई जवाब न मिलने के बावजूद वो बोलती जा रही थी। प्लीज़, मैं थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ, तुम भी सो जाओ ताकि हम सुबह उठकर अपने काम पर फोकस कर सके। इसका नहायत बेजारी से दिया गया जवाब सोनिया को बावर करवा गया कि वो इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। वो अपनी जगह बुझ सी गई। वो इसके साथ होकर भी इसके लिए ज़्यादा काबिल एतबार नहीं थी। एतबार का रिश्ता कायम होने में कितना वक्त लगता इसे मालूम नहीं था। इसे बस मुसलसल कोशिश करना थी और इंतज़ार करना था। वो ये दोनों काम करने के लिए भी तैयार थी। सुबह माज की आँख खुली तो गुसल खाने से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कि सोनिया वहाँ मौजूद है। इसने एक नज़र बिस्तर पर डाली और दरमियान में एक कतार से रखे सोफे के कुशन्स को घूरता रह गया। कुशन्स की एक कतार गोया शराफत की दीवार थी, जिसने उसी और इस बेड पर इन दोनों के दरमियान हद खींच दी थी। सोने जैसी औरत का ये रवैया इसके लिए अचंभे का बाइस था। पता नहीं वो सब इसे मुतासिर करने के लिए कर रही थी या वाकई सचमुच बदल गई थी। उठ गए हो तो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, हमें ठीक 7:30 बजे नाश्ते की मेज़ पर होना है। सोनिया की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो निखरी निखरी सी इसके सामने खड़ी थी। बस 10 मिनट में तैयार हो रहा हूँ, इसने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी। दोबारा कमरे में वापस आए तो बिस्तर पर मौजूद कुशन्स वापस सोफों पर पहुँच चुके थे और सोनिया आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। 7:25 पर वो दोनों ही मुकम्मल तैयार हो गए। ठीक 8 बजे वो भगवान दास की रहनुमाई में डाइनिंग टेबल पर पहुँच चुके थे। भगवान दास के रवैये में एक वाज़ेह तब्दीली थी। वो अब सोनिया को खोजनी गाँव से घूरने के बजाय दूसरे मुलाजमीन की तरह मुअद्दिबाना अंदाज इख्तियार किए हुए था। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया। उबैद और मुनीसा दोनों ही मुहज़्ज़ब बच्चे थे। इनके साथ नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की गपशप में इन्हें मज़ा आया। बाकी का दिन इन्होंने एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक गुजारा। माज के पास अकेडमी में पढ़ाने का तजर्बा था, लेकिन वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ था कि सोनिया भी ये काम आसान तरीके से कर रही थी। हकीकतन वो एक हैरानकुन शख्सियत की मालिक थी। हुस्न कामिल के साथ साथ बेशुमार सलाहियतों ने इसकी शख्सियत को हमा जहत बना दिया था। लेकिन माज जब भी इसकी तरफ देखता था इसे अपने ख़ानदान की तबाही याद आ जाती थी। वो भूल ही नहीं सकता था कि इसकी तबाही का आगाज़ सोनिया से मुलाकात के बाद हुआ था। वो यहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नहीं आए थे। ये काम फ़कत एक बहाना था, लेकिन दोनों ही ने महसूस किया कि इन्हें इस काम में लुत्फ़ आ रहा है। बच्चों की जहानत और मुतामर रवैये ने भी इनके लिए इस काम को दिलचस्प बनाया था। दोपहर के खाने तक वो बिना किसी तातुल के मसरूफ़ रहे। 1 बजे से 3 बजे तक आराम का वक्फा था। 3 से 5 बजे तक वक्त हम निसाबी सरगर्मियों के लिए वक्त था। उन्होंने इस वक्त टेबल टेनिस खेलने पर जोर दिया। दोनों बहन भाई का दावा था कि वो इस खेल में बेहतरीन है। वो इस दावे में गलत भी नहीं थे, लेकिन सोनिया और माज के स्टेमिना ने बुरी तरह मुतासिर किया। आप दोनों ने मैं थका दिया मिस्टर एंड मिसिस डिसोजा। मुनीसा के लिए जब अपनी सांस बहाल रखना मुश्किल हो गया तो खेल छोड़कर एक कुर्सी पर ढेर होते हुए बोली, किसी भी खेल में मुहारत और स्टेमिना साथ साथ चलते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी वही होता है जो इन दोनों पर तवज्जो दे। अच्छे स्टेमिना के बगैर तो कभी भी खेल के मैदान में कामयाबी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सोनिया ने माथे पर आई पसीने की बूंदें साफ करते हुए इसे समझाया। वो वज़न और उम्र दोनों में मुनीसा से ज़्यादा थी, लेकिन इतनी देर की मुशक्क़त के बावजूद इसकी सांस हमवार थी। स्टेमिना मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? मुनीसा ने तजस्सुस से पूछा। हमारी हदायत पर पूरा अमल। सोनिया ने हंसकर जवाब दिया तो वो भी जवाबन हंसती। नौजवानी की सरहद पर खड़ी वो लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ पुरतमकनत भी थी, और जाहिर है ये इसकी ख़ानदानी शान का असर था। उबैदुल्लाह इसके मुकाबले में कदरे लाउबाली और शौक मिजाज का मालिक था। खेल से फारिग होकर उन्होंने शाम की पुरतकल्लुफ़ चाय भी दोनों बहन भाई के साथ पी।
इसके बाद फिर पढ़ाई का सेशन था। रात के खाने तक वो बच्चों के साथ रहे, इसलिए ख्वाहिश के बावजूद किसी किस्म की मालूमात हासिल करने का मौका नहीं मिला। हम कुछ देर पाए बाग में चहलकदमी करना चाहते हैं, किसी को एतराज़ तो नहीं होगा। जब वो फारिग होकर अपने लिए मखसूस कमरे में पहुंचे तो माज ने भगवान दास को बुलाकर इससे पूछा, आप जा सकते हैं। वहाँ जाने पर पाबंदी सिर्फ उस वक्त होती है जब बेगम साहिबा बाग में मौजूद हों। इसकी दी गई इत्तला हौसला अफजा थी। वो दोनों खुश खुश बाग में पहुंचे। वहाँ रोशनी का मुनासिब सा इंतज़ाम था, इसलिए फूल पौधों की खूबसूरती से रात का वक्त होने के बावजूद भी लुत्फानंदोज़ हुआ जा सकता था। अगर इनका मकसद महज चहलकदमी होता तो वो मुहारत से तरतीब दिए गए इस बाग की खूबसूरती को सराहने में बुखल से काम न लेते, लेकिन इनके सामने एक मकसद था और इन्हें अपनी तवज्जो इस मकसद के हुसूल पर मबजूल रखना थी। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत है और इसमें पहला दिन कुछ किए बगैर गुजर गया। वो दोनों शाना बशाना चलते इस बात का ख्याल रख रहे थे कि किसी ने देखा भी जा रहा हो तो देखने वालों को यही गुमान हो कि वो महज चहलकदमी कर रहे हैं। दिन के औकात में हम इस तरफ नहीं आ सकते थे, लेकिन तुम तसल्ली रखो, मुझे उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। सोने ने माज को तसल्ली दी और एक नज़र उस बुर्जी पर डाली जिसके नीचे तहखाने को रास्ते की इत्तला भगवान दास ने दी थी। बुर्जी पर बाकायदा पहरेदार मौजूद थे जो यकीनन हवेली की हिफाजत के लिए बिठाए गए होंगे। आसपास फैली तेज़ रोशनी के बायस किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि पहरेदारों की नज़रों में आए बगैर वहाँ दाखिल हो सकता। मैं अपना ज़्यादा वक्त इस काम में सर्फ नहीं करना चाहता। यहाँ से निमटने के बाद मुझे बहुत से दूसरे काम भी निपटाने हैं, लेकिन हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं लगता है लंबे अरसे ये ट्यूटरी की ड्यूटी निभानी होगी। वो कुछ झुंझुलाया सा हुआ था। मुझे तो ये ट्यूटरी बहुत अच्छी लग रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे सुकून महसूस हो रहा है। काश मैं सचमुच सोनिया खान के बजाय मार्गरेट डिसोजा होती तो एक आसान और सादा ज़िंदगी से लुत्फानंदोज़ हो पाती। सोनिया के लहजे में एक हसरत थी। माज महज इसकी शक्ल देखकर रह गया। वो इसके बारे में कभी यकीन से नहीं कह सकता था कि वो जो कुछ कर रही है और इसके अंदर की सच्चाई है या वो अदाकारी कर रही है। एनीवे, मेरे ख्याल में अभी हम आसपास का नक्शा और पहरेदारों की तादाद वगैरह का जायज़ा ले लेते हैं, फिर दूसरा चक्कर आधी रात के बाद लगाएंगे। उम्मीद है कि उस वक्त यहाँ इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होगी और हम कोई कार्रवाई करने के इम्कानात का जायज़ा ले सकेंगे। वो खुद ही बात बदल गई। सिर्फ जायज़ा? माज को इसकी तजवीज़ पर गोया एतराज़ हुआ। यही बेहतर होगा। फौरी कार्रवाई से नुकसान का अंदेशा है। हम नज़रों में भी आ सकते हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है कि हमें तुम्हारे दोस्तों के बगैर ही यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना पड़े। अभी तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि इन दोनों को इसी तहखाने में रखा गया है या वो कहीं और मौजूद हैं। सोनिया ने इसे समझाया तो इसे इससे मुत्तफिक होना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों वहाँ टहलकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते रहे। इस मौके पर हवेली के दो मुलाजिमीन की नज़रों में आ गए। वो दो बड़े बड़े थैले लिए बुर्जी से बाहर निकले थे और साफ पता चल रहा था कि वो थैले इस वक्त खाली हैं। शायद वो किसी किस्म का ज़रूरत का सामान तहखाने में पहुँचाने गए थे। इनके चेहरे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, मौका मिलने पर इनसे ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सोने ने सरगोशी में मशवरा दिया। अब तक मैंने जिन मुलाजमिन को देखा है ये उनमें शामिल नहीं थे। सिर्फ इनकी यूनिफॉर्म्स देखकर ही इनके मुलाजिम होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माज ने तबसरा किया, जबकि वो दोनों खुद पर मरकूज़ इनकी निगाहों से बेखबर आपस में बातें करते हुए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे थे। भगवान दास ने बताया तो था कि तहखाने और मेहमान खाने में सिर्फ ख़ास मुलाजमिन जा सकते हैं। यकीनन इन मुलाजमीन में से आम खिदमात नहीं दी जाती होंगी, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं दिए। फिर हमें यहाँ आए हुए वक्त ही कितना गुजरा है जो हवेली में मौजूद मुलाजमीन की फ़ौज से मुकम्मल तौर पर आशना हो सके। ये भी ठीक है। इसने सोनिया की राय से इत्तफाक किया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें इनके पीछे जाकर देखना चाहिए। ओके, तो फिर आ जाओ। सोने ने अमल करने में देर न लगाई और वो दोनों उस समय चल पड़े जहाँ इन मुलाजमीन को जाते देखा था। शायद ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। अकबी हिस्से में रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक कतार में बने छोटे छोटे रहायशी यूनिट साफ दिखाई दे रहे थे। वो निस्बतन तेज़ कदमों से चलकर आए थे, इसलिए जिन दो अफराद का पीछा करते यहाँ तक आए थे उनकी एक क्वार्टर में दाखिल होते ज़रा सी झलक भी दिखाई दे गई थी। ज़रा करीब से चलकर देखते हैं। सोनिया ने मशवरा दिया तो वो दोनों मज़कूरा क्वार्टर की तरफ चल पड़े। वो मुहतात थे कि कहीं किसी और क्वार्टर से निकलने वाला कोई फ़र्द इन्हें ना देख ले, लेकिन वहाँ एक खामोशी सी तारी थी और कोई दूसरा फ़र्द दिखाई नहीं दिया। मतलूबा क्वार्टर के करीब पहुंचकर मास ने पहले इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, फिर खिड़की से कान लगा दिए। अंदर से हल्की आवाज़ें आ रही थी जो तवज्जो देने पर समझ भी आने लगी। मैं मुंशी जी से साफ कह रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में मेरे को 15 दिन की छुट्टी होना ही होना है। छुट्टी नहीं मिली तो मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊँगा। फिर क्या बोले उन्होंने? सुनकर नाकबू तो बहुत चढ़ाए होंगे। दूसरी आवाज़ में तजस्सुस था। चढ़ाए तो चढ़ाए, मैं बोल दिया हूँ कि मेरे को छुट्टी होना तो होना। तंग आ गया हूँ इधर उधर की पाबंदियों से। तुम इच बोलो कि ये भी कोई इंसाफ है कि ना बीवी बच्चों को इधर रहने की इजाज़त देते हैं,
न मिलने को ढंग की छुट्टी। घर वालों की सूरत देखने को आंखें तरस गई हैं। पहला शख्स ज़्यादा ही भरा बैठा था। मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को। नई नवीली दुल्हन के साथ ढंग से रहने को इच नहीं मिला है। पहले तेरा ये हाल नहीं था, पर अब रोज़ भागे की बातें करता है। पर सोच ले बाबा, नवाब साहब की नौकरी से ज़्यादा पगार कहीं नहीं मिले है, और तेरे सर पर कर्ज का बोझ है। नौकरी छोड़ के तो कर्ज कैसे उतारेगा? दूसरे शख्स ने इसे समझाया। मुझे भी मालूम है, पर तुम इच बोलो कि इस बेचारी को कैसा लगेगा अगर मैं पहले बच्चे के जन्म के वक्त इसके पास ना हुआ। मेरे को भी अरमान है कि अपने बच्चे के कान में अजान दूँ। वो अब भी नाखुश था, लेकिन लहजा ढीला पड़ गया। मजबूरियाँ ऐसे इंसान के जोश के गुब्बारे में से हवा निकाल देती हैं। थोड़ा हौसला और सब्र से काम लो। इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलना मुश्किल है। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि आते के साथ इस खास मुलाजमों में शामिल हो गए हो। अब नौकरी छोड़ने की बात करके ना शुक्री मत करो, मिल जाएंगी छुट्टी भी। मैं भी सिफारिश करूँगा मुंशी से तुम्हारी। अब दूसरा शख्स पहले वाले को नरमी से समझाने के साथ साथ तसल्ली भी दे रहा था। माज ने पलटकर सवालिया नजरों से सोने की तरफ देखा। अभी नहीं, रात में देखेंगे, अभी कोई आ सकता है, इसने सरगोशी में जवाब दिया और फिर वापस चलने का इशारा किया। मेरे ख्याल में अगर हम इस शख्स को काबू में कर ले तो तहखाने का रास्ता और दीगर तफसीलात आराम से हासिल कर लेंगे। वहाँ से हटकर वापस जाते हुए माज ने अपनी राय का इजहार किया। रात को सबके सोने के बाद आएंगे तो इत्मीनान से ये काम करेंगे। 2 जागते बंदों को काबू करके अपने बस में लेने में हंगामे का खतरा है, इसलिए मैंने अभी के लिए मना कर दिया। ये यहाँ कहाँ? माज इसकी बात का जवाब देने के लिए हैरत से बोला तो सोने भी नज़र उठाकर देखा। वो बैग था जो सामने से चला रहा था। आप यहाँ कैसे नवाबजादा साहिब? वे दूसरे के मुकाबले हुए तो सवाल लबों पर मचल गया। आप लोगों की फिक्र खींच ली। अरे वो क्यों? इसके जवाब में तजस्सुस बढ़ा दिया। इतला थी कि आप लोग हवाखोरी के लिए पाए बाग में आए हुए हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चलकर आप लोगों से गपशप कर लेते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ मिले ही नहीं और मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ गया। वो हमेशा बज़ुबान अंग्रेज़ी गुफ्तगू करने की कोशिश करता, इसलिए इसके लहजे में नवाबों का मखसूस अंदाज नहीं झलकता था। ओह, ज़हमत के लिए मुआज़रत। असल में आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है, इसे देखने का तजस्सुस हमें इस तरफ ले आया। माज ने मुस्कुराकर इसे वजाहत दी। ख्याल रहे तजस्सुस में कहीं आपको कोई नुकसान ना उठा बैठे। मतलब? उबैद की तंबीह चौंका देने वाली थी। आधी रात के बाद हवेली में इंसानों के साथ कुत्ते भी पहरा दे रहे होते हैं। इन कुत्तों की तरबियत ऐसी है कि अगर कोई गैर मुतल्लिका शख्स नज़र आ जाए तो इसे भंबोड़ कर रख देते हैं। उबैद की दी इत्तला अहम थी। आधी रात के बाद हमें कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इस वक्त हम आराम से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। इस बार सोने ने जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आइए वापस चलते हैं, सोना भी है ताकि सुबह वक्त पर आँख खुल सके। जी बिल्कुल, उबैद ने जवाबन ताबेदारी का इजहार किया। मुझे इस लड़के के अंदाज में कोई बात चुभ रही है। वो वापस कमरे में पहुंच गए तो सोने ने तशवीश का इजहार किया। उबैद की बात कर रही हो? माँ चौंका। हाँ, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुत्तों के हवाले से वो ख़ास तौर पर हमें तंबीह कर रहा हो। इसकी तंबीह हमारे हक़ में बेहतरी है। अनजाने में बाहर निकल कर तो लाजमन फंस जाते। अब कम अज़ कम इन कुत्तों का कोई हल सोच कर बाहर निकलेंगे। ये तो ख्याल है, लेकिन ख्याल रखे आज की रात हमारे पास कोई हल नहीं है और हमें कम अज़ कम कल रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। सोने ने बेहतर समझा कि इसे हालात से आगाह कर दे, क्योंकि आजकल वो कुछ उतावला हो रहा था और हर काम जल्द अज जल्द निपटाने का ख्वाहिशमंद था। कल तक क्या हल निकाल लोगी? कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। हो सकता है लंच ब्रेक में हवेली से बाहर जाना पड़े। वो पुरसोच अंदाज में बोली और फिर अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। माज बेसारजा सोने की तैयारी करने लगा। जिस वक्त इसने बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद की, सोने सोफे पर बैठे अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। कुछ देर की कोशिश के बाद वो सोने में कामयाब हो गई। इसलिए नहीं जान सका कि सोने ने आधी रात से ऊपर तक का वक्त जाकर गुजारा था। वो अपने बैग से दूरबीन निकालकर बहुत देर तक खिड़की से बाहर झांकती रही और इन कुत्तों को देखने में कामयाब रही, जिन्हें रात के वक्त पहरेदारी के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इनकी भारी जसामत और खौफनाक थूथनियों और जबरों से ज़ाहिर था कि वो खासे ख़तरनाक हैं और मिनटों सेकंडों में मुकाबिल को ढेर कर सकते हैं। इसके अंदाजे के मुताबिक वो तादाद में कम से कम भी 7-8 तो थे, लेकिन तबीयत याफ्ता ऐसे थे कि बिलावजह भौंकते नहीं थे। अगर वो भौंकने के आदी होती तो गुज़श्ता शब इन्हें हवेली में कुत्तों की मौजूदगी का एहसास हो जाता। बहरहाल अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। सोने से पहले वो कुत्तों के लिए माकूल इंतज़ाम कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।